मतलब आप इस पानी को पीने के लिए तो सोच ही सकते हैं, अब तो ये पानी हाथ डालने के लायक भी नहीं है। मतलब वो तो खैर दूर की बात है कि हम उसको पीने की बात सोचे, ये तो हाथ डालने की बात। 22 माइल्स का जो पैच है यमुना का जो 22 माइल्स का पैच है, इसमें हम यमुना में पानी यमुना का है ही नहीं एक्चुअली। दरअसल ये गटर ही है कि हम इंसानों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कोटेशंस में आप वो प्रॉब्लम देखेंगे, सेव द अर्थ, सेव द रिवर। आपकी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम नदी को बचाएं या हम धरती को बचाएं, है ना। हम अपने आप को बचा लें, वो बहुत है। देश की राजधानी दिल्ली से बहती ये नदी यमुना कहते हैं इसे। शास्त्रों में जाएंगे तो महान गाथा है इसके लिए, इतिहास में जाएंगे तो लंबी कहानी है यमुना को लेकर के। लेकिन ठंड का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो दिल्ली में दो चीजों की चर्चा हमेशा शुरू होती है, हवा में प्रदूषण की और नदी में प्रदूषण की। ये तस्वीर क्या है, इस तस्वीर की वजह, क्यों ठंड में ही यमुना का ये प्रदूषण दिखता है? क्या बाकी दिनों यमुना का पानी साफ रहता है और यमुना में पानी बचा भी है या नहीं? यही सब कुछ समझेंगे अपने साथी पंकज रामेंदु जी। रामेंदु जी जो है वो अतुल गंगा प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े रहे और हाल में इन्होंने यमुना पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, द रिवर ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमंस। हाँ, द रिवर ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमन। और इसके लिए काफी रिसर्च मैं देख रहा था और पंकज जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूं जो सवाल मेरे और मेरे साथी सलमान के मन में था जब हम लोग आ रहे थे, कि ये जो चीज दिख रही है, जिसको कुछ लोग इसमें तस्वीर भी खिंचाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये जहर है, हम शब्दों में साफ शब्दों में कहते हैं ये फेन जैसा लग रहा है। जी जी, क्या है ये और इसी मौसम में क्यों दिखता है ये? दो वजह है एक्चुअली। इसके सर्दी में पानी का बहाव कम हो जाता है। जब पानी का बहाव कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो एक्यूमुलेट होगा एक जगह पर, तो वो झाग पैदा करेगा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था कि कभी आप वॉशिंग मशीन में, जब सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें अगर कभी आप कपड़े धो रहे हैं, एक व्हाइट कलर के आपने कपड़े धोए, उसके बाद पानी बचा, आपको लगा कि मैं पानी बचा लेता हूँ तो मैं इसमें डोरमेट धो देता हूँ। जैसे आप उसमें डोरमेट डालेंगे, उसको बहाएंगे, घुमाएंगे, तो 5 मिनट के बाद वो जो झाग उसके अंदर था वो बढ़ के 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। पानी में जो झाग अभी तक आपको पानी में दिख रहा था, जो डिटर्जेंट का झाग था, वो बढ़कर 5 गुना हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, जो झाग था, वो जो पानी के अंदर केमिकल था, डिटर्जेंट था, उसके साथ जब डस्ट ने रिएक्शन किया तो फॉस्फेट क्रिएट किया। और ये फॉस्फेट ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली नदी सर्दी में दुर्भाग्य यही होता है कि चूंकि नदी का बहाव कम होता है, इसलिए ज्यादा नजर आने लग जाता है। अगर आप गर्मी में पानी रोक देंगे तो गर्मी में नजर आने लग जाएगा। कारण ये कि दिल्ली में जो आप 22 माइल्स का जो पैच है, यमुना का जो 22 माइल्स का पैच है, इसमें हम यमुना में पानी यमुना का है ही नहीं एक्चुअली। दरअसल ये गटर ही है। मतलब एक मिनट मैं, हमारा कैमरा कहाँ है? अच्छा, ये है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यमुना नदी जिसको हम कह रहे हैं और उसमें जो पानी बहता हुआ हमें दिखता है वो पानी नहीं है? नहीं है, पानी नहीं है। क्या है फिर? वो गटर है। वो आपके और हमारे द्वारा उपयोग किया गया सीवेज है, मलमूत्र है, घरों का मलमूत्र, घर का मलमूत्र। एक्चुअली अगर हम जब बार बार ये कहा जाता है कि उद्योग खराब कर रहे हैं, कि हरियाणा के उद्योग खराब कर रहे हैं, फलाना, उद्योगों का रोल है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दिल्ली में 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक वेस्ट का है। अच्छा, इसीलिए अगर आप देखिए तो कोविड के समय जब हम कहने लग गए कि नदी क्लीन हो गई, नदी क्लीन नहीं हुई थी। वो मतलब उसको साफ दिखने लग गई थी क्योंकि केमिकल वेस्ट नहीं जा रहा। लेकिन उस समय घरों का तो गिर ही रहा होगा। तो पानी की क्वालिटी खराब थी ना, वही मैं कह रहा हूँ। वाटर क्वालिटी खराब थी, वाटर दिखने में साफ था। अभी जो कालापन दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो रहा है। जैसे आप इंडस्ट्रियल वेस्ट रोक देंगे तो कालापन खत्म हो जाएगा, तो पानी साफ दिखेगा, लेकिन वो साफ नहीं, वाटर क्वालिटी खराब है। क्योंकि देखिए पानी की क्वालिटी देखने की क्या पैमाना होता है इसका? बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, और सीओडी। तो कार्बन ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो मतलब जिसकी जो पानी का अपनी सांस लेने की क्षमता है। तो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु के लिए जो जितनी ऑक्सीजन जरूरी है वो बीओडी होता है। बीओडी को नापने के टीडीएस बीडीएस तमाम प्रकार के अलग तरीके होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये तय करते हैं कि पानी की क्वालिटी क्या है। दूसरा, अगर आपको देखना है तो आपसे अमोनिया का तो हम हर बार पढ़ते रहते हैं कि अमोनिया बढ़ गया, ये तो केमिकल साइड है। बायोलॉजिकल साइड में इसमें ई कोलाई होता है, इस्चीरिचिया कोलाई बोलते हैं जिसको। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आप ये समझिए कि इतना घातक है कि वो अगर आपके स्टमक में, वैसे तो कहा जाता है कि भारत के हर बाशिंदे के स्टमक में हम ई कोलाई लेकर घूम रहे होते हैं, तभी हम कुछ भी खा पी लेते हैं तो पचा लेते हैं, लेकिन वो ई कोलाई की मात्रा इसमें 100 टाइम्स ज्यादा है, आप ये समझ लीजिए। तो वो जो है वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है पानी का, जो सबसे घातक होता है। मतलब आप इस पानी को
पीने के लिए तो सोच ही सकते हैं, अब तो ये पानी हाथ डालने के लायक भी नहीं है। मतलब वो तो खैर दूर की बात है कि हम उसको पीने की बात सोचें, ये तो हाथ डालने के लिए बात। तो मुझे ये बताइए, मतलब आप अगर सीधे शब्दों में कहूँ, अगर कोई पानी में रहने वाला जो जीव जंतु है, जैसे कोई मछली या बाकी चीज, अगर यमुना का पानी में ले करके और उसमें एक मछली को डाल दूं, क्या होगा उसका? मर जाएगी, वो इसमें ही नहीं होगी। इसमें कोई जीव जंतु नहीं? इधर तो कुछ जीव जंतु आपको मिलेंगे नहीं, जीव जंतु की संख्या तो बहुत कम होगी। यमुना में कहाँ तक मिलते हैं? अब अभी तक जब बरसात आती है तो वजीराबाद से पानी, जब हथनीकुंड का पानी छोड़ा जाता है और जब पानी बढ़ता है तो वजीराबाद के बाद आपको मिलता है। यहाँ तक तो फिर जब क्योंकि बारिश है तो वही बहकर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जैसे ही पानी रुका तो बेसिकली क्या है कि पानी आ रहा है। मैंने जैसे कहा कि नदी के साफ रहने की दो अनिवार्य शर्तें हैं, एक है अविरलता और दूसरी है निर्मलता। निर्मलता यानी क्लीनलीनेस, अविरलता यानी कंटिन्यूटी, उसकी बहती रहे, नदी तो बहती रहे, तभी नदी है ना। और निर्मलता के लिए अनिवार्य शर्त अविरलता है ना। तो जहां अविरलता रुकी तो पानी आ रहा है। अब देखिए क्या है कि हम दिल्ली के बाशिंदे दिल्ली के अपने उपयोग के लिए नदी से पानी खींच रहे हैं और उपयोग किया वो पानी उसमें डाल दे रहे हैं। तो उपयोग के लिए खींच तो ज्यादा रहे, तो वो बचा क्या? अब यही वजह है कि जिसको अब ये हमारी विडंबना है, आप समझिए कि हम एक वर्ड यूज करते हैं नजफगढ़ का नाला। जी है ना, आपने अक्सर सुना होगा नजफगढ़ का नाला या यमुना नाला बन गई। तो नाला हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड होता है ना, कि नाला मतलब गंदा पानी। नाला कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ करता था। नाला इज द स्मॉल सब्स्टिट्यूटरी ऑफ रिवर। है ना, वो छोटी उपनदी हुआ करती थी। नहर से नाला, तो नाला परनाला से निकला हुआ वर्ड है। परनाला से निकला हुआ वर्ड है, जो बेसिकली जब ज्यादा पानी बारिश में बह रहा है तो वो भर जाते थे छोटी छोटी, और वो आके नदी को कंट्रीब्यूट करती थी अपना। तो नदी कंट्रीब्यूट, लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने उसमें अपना सीवेज डालना शुरू किया और वो नाला गंदगी का पर्याय बन गया। तो आप मुझे ये बताइए पंकज जी, सलमान तुम ये दिखाओ, हम लोग बैकग्राउंड में बातचीत करते रहेंगे, ये देखना लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये देखने से भी मुझे लगता है समाज को बहुत फर्क पड़ता नहीं है, कुछ दिन की चर्चा होती है, फिर जो है ऐसे ही नदी की हालत तो ऐसी रहती है। मुझे ये बताइए कि ये जो सरकारें कह रही हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, एलजी साहब हो या प्रधानमंत्री जी हो, जो भी, कि हम यमुना को साफ कर देंगे। आप जो कह रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री का तो मामला है ही, तो घरों का सीवेज इसमें गिर रहा है। जी जी जी। तो साफ हो सकती है नदी, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक डेडलाइन तो अभी खत्म हो रही है। डेडलाइन तो एक शगुफा होता है। जब गंगा नदी पे स्वच्छता अभियान शुरू हुआ और गंगा मंत्रालय बना गया तो उस समय भी मार्च तक साफ हो जाएगी। ये एक्चुअली टाइम बाय करने का तरीका होता है और कुछ नहीं होता है, कि बेसिकली हमें भी आदत पड़ी है ना कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिल गया, अरे अब वो उम्मीद जग गई। एक बड़ी प्रॉब्लम हम इंसानों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे कोटेशंस में आप वो प्रॉब्लम देखेंगे, सेव द अर्थ, सेव द रिवर। आपकी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम नदी को बचाएं या हम धरती को बचाएं, है ना। हम अपने आप को बचा लें वो बहुत है। इसको नहीं बचा रहे, हम अपने आप को बचा रहे हैं। ये बचाने की हमारी औकात नहीं है। इसको बचाने की एकमात्र शर्त वही है कि इसको अविरल रहने दीजिए। अविरलता रहेगी, अपने आप साफ हो जाएगी। जैसे आप बहुत वैसा उदाहरण है, लेकिन हम जब अपने शौचालय में जाते हैं जी और फ्लश करते हैं ना, तो फ्लश करते तो गंदगी बहती है ना, तो फ्लश जो है वो अपने आप में एक बहुत, नदी अपने आप को फ्लश कर लेती है। उसके पास अपना नेचुरल प्रोसेस है, हमें उसको सिर्फ बहने देना है। पहली शर्त यही है। और क्या होता है कि एक लगातार समय से जो संघर्षरत लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं, दो बात कहते हैं हमेशा, कि नदी को उसके हिस्से की जमीन दे दीजिए, नदी को उसके हिस्से का पानी दे दीजिए, आप खूब इस्तेमाल कीजिए। प्रकृति कभी आपको किसी चीज को इस्तेमाल करने से रोकती नहीं है। अब आप कितना लोगे? आपने कोई फायर खत्म कर दिए, आपने सारी चीजें खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब आप यहाँ से चले जाइए पूरा मयूर विहार तक, पूरा मयूर विहार से आगे तक पूरा एरिया, दरियागंज तक का पूरा एरिया वो यमुना का खादर है, यमुना का खादर एरिया। अब आप वहां पर कहते हो बाढ़ आ गई, बाढ़ नहीं आ गई भाई, आप नदी पे बैठे थे, आप नदी पर बैठे थे, नदी तो अपने रास्ते से निकल रही है और आप उसके रास्ते में आए, तो वो नदी में बाढ़ नहीं आई। तो अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो समझेंगे कि भाई पंकज जी कह रहे हैं कि अब ये नदी में पानी नहीं है, गटर बचा है, नदी में कोई जीव जंतु जाए तो मर जाएगा, और ये जो व्यवस्था है अभी जो दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ठंड में बहाव कम हो जाता है। ये सिंपल सा रीजन है जो हमारे मन में था कि भाई ठंड में क्यों दिखता है। हालांकि आज मैं दिल्ली सरकार के एक मंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये इसके पीछे साजिश है, उत्तर प्रदेश वाले जगह पे जहाँ पानी छोड़े जाते हैं वहीं पे ये फेन क्यों दिखता है, उसका जवाब आपने दे दिया है। मुझे ये बताइए कि फिर तो यमुना को साफ करने की दिशा में जो लोग भी काम कर रहे हैं,
वो क्या करें, मतलब आम जनता सोच रही होगी कि हाँ। भाई क्या किया जाए इस नदी के लिए, मतलब करे तो क्या करे देखिए सरकार? एक बड़ा अगर टाइम है तो छोटी हाँ, सी कहानी प्लीज, सुनाता प्लीज हूँ, सुनाइए ना। उससे शायद बात वो होगी। एक बार एक जगह पे एक गांव में पानी की कमी पड़ गई, तो वहां के राजा ने मुनादी पिटवाई कि भाई एक काम करो, फलानी जगह जो अपना शिव मंदिर है उसके पास जो वो पॉइंट है उसको दूध से भरना है हमें। अच्छा। वो दूध भरेगा, उसमें उस दूध से शिव जी का जलाभिषेक होगा। हाँ। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा। हाँ। और उसके बाद शिव जी खुश होंगे और वो अपनी गंगा की धार छोड़ देंगे और हमें पानी मिल जाएगा। हाँ। लोगों को लगा ये बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ। सब लोगों ने अपने अपने घर से एक एक हाँ। लोटा दूध लाके डाल दिया उसके अंदर और हो गया काम खत्म। दूसरे दिन तालाब में क्या था? क्या था? पानी। हाँ। दूसरे दिन तालाब पानी से भरा हुआ था। क्यों पानी से भरा हुआ था? वो पानी से इसलिए भरा हुआ था क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचा था कि मेरे एक लोटा पानी डाल देने किसको क्या मालूम चल रहा है। हाँ। बाकी सब तो दूध ही डाल रहे होंगे, है ना। तो ये हम सबकी मानसिकता है। और ये हम सबकी मानसिकता क्यों है? उसके पीछे की एकमात्र वजह है नदी के साथ हमारा जुड़ाव खत्म हो जाए। जुड़ाव खत्म हो। नदी के साथ, आप नदी से लोगों को जोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान कंपैरेटिवली सफल हुआ ना देश में। हम ये नहीं कह सकते कि वो असफल अभियान है, वो निष्फलता नहीं। लोग जुड़े, कुछ लोग स्तर जुड़े पे, उसमें, कुछ स्तर और पे लोगों जुड़े। के जोड़ने की वो तरीका यही है। और उसके लिए घाट बनाना, पूजा करना, यमुना आरती कर आरती, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आरती नहीं। हाँ। आरती से कुछ नहीं होगा। हाँ। लोगों को जोड़ना जरूरी है। जब लोग जोड़ता है, और जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है, जैसे अगर मैं आपको पहाड़ का उदाहरण दूं, जी जी जी। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम यमुना को उसकी सब्स्टिट्यूटरी के साथ जोड़ें तो यमुना गंगा से बड़ी नदी है। हाँ। रिसर्च ये कहती है। लेकिन हम गंगा को बड़ा मानते हैं क्योंकि गंगा कायदे में देवप्रयाग से बन रही है ना। उसके पहले गंगोत्री से तो भागीरथी आ रही है, इधर अलकनंदा आ रही है, दोनों मिलाकर देवप्रयाग में गंगा बनती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है जो बंदरपूछ से आती है, गोमुख से आती है। यमुनोत्री से जब यमुना निकलती है और ये रवाई के क्षेत्र को क्रॉस करती हुई नीचे उतरती है, तो दूसरी तरफ सिरमौर वाले इलाके से एक नदी आ रही है, इसका नाम है टोन्स। अच्छा। उसको दो नदियां मिला के बनाती है, रूपिन शुपिन। रूपिन शुपिन के अगर हम एज को देखें और वहां से हम यमुना को प्रयाग तक जोड़ें तो आपको उसकी स्ट्रेच जो है वो कंपैरेटिवली गंगा से ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात आप ये देखिए, यहाँ पर गंगा यमुना खराब हो गई, खत्म हो गई, आगरा तक जाके, आगरा में यही पानी जा रहा है, आगरा मथुरा वृंदावन में। उसके बाद पचनदा करके एक जगह पड़ती है। पचनदा में 5 नदियों का संगम कहा जाता है, क्वारी और सिंध, और उसके बाद अलावा 2-3 नदियां और है, चंबल है, यमुना है, तो और पहुज है। 5 नदियां हैं। चंबल जब मिल रही है, चंबल के पीछे केन मिल रही है, फिर बेतवा मिल रही है। ये तीनों नदियां मिलकर यमुना को बचा रही है। अब ये आगे जब मिल जाती है, आगे मिल रही है पचनदा में, जब ये यमुना को बचा रही है। क्या यमुना में एक्सेस वाटर है, कि यही यमुना जब जाती है आगे तो यह गंगा को बचाती है। प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा है ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आगे प्रयागराज के आगे जो नदी है तो आप यमुना कहिए, उसे गंगा मत कहिए, वो यमुना है। और फिर आगे वो जो नदी निकलती है, तो बिहार तो संपन्न है नदियों से, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, तो उसके थ्रू पानी। मुझे लगता है आप जाएंगे तो आपको पैर धोना पड़ेगा कायदे से। हाँ? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था। जब हम गंगा जर्नी और यमुना जर्नी कर रहे थे, तो हम वाटर सैंपल लेते थे। उसके बाद मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन अब ऐसा है कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी खुजली होती है क्या? वो कई बार अपने आप उठेगा, फिर वो यहाँ पूरे जैसे रैशेस हो जाते हैं ना, पूरे रैशेस हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा। और वो यमुना और गंगा के पानी की वजह से ही हुआ था। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? आपको सामने जो ये तस्वीर अलग अलग मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, हमारे साथी सलमान को दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइट खत्म हो गई है, तो ये तस्वीर जो आपको दिख रही है यमुना की, क्यों दिख रही है, ये कैसे ठीक हो सकता है, क्या दिक्कतें हैं, पंकज जी से हमने समझने की कोशिश की और मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया है। आपको क्या समझ में आया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।